तो चलिए जी काम को आगे करते हैं कंटिन्यू। और नेक्स्ट है हमारे पास इसमें रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? जिसके वेपर्स बनते हैं रूम टेम्परेचर पर, जैसे इथेनॉल हो गया और क्लोरोफॉर्म हो गया। तो इसके लिए रॉल्स लॉ क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट partial vapor pressure of one component in solution is equal to mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of pure liquid या pure solvent. For example, if PA naught is the vapor pressure of pure liquid A and PB naught is the vapor pressure of pure liquid B. एक कंटेनर में लिक्विड A था, एक कंटेनर में लिक्विड B है, और उनका जो भी प्योर स्टेट, प्योर का मतलब कि इनको हमने मिक्स नहीं किया हुआ, तो उनका जो वेपर प्रेशर क्या आ गया? A का PA नॉट, B का PB नॉट। अब हमने इनको मिक्स कर दिया, अब सॉल्यूशन बनेगा तो जाहिर सी बात है नई बॉन्ड बनेगी, पुरानी ब्रेक होगी, नई बॉन्ड बनेगी। सो लेट PA इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। ये ध्यान देना है, सॉल्यूशन में जब मिक्स कर दिया उसके बाद जो A का वेपर प्रेशर ऑफ PA है, एंड PB इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B इन सॉल्यूशन, एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि जो PA आएगा ना, दैट इज इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स है। यही मैंने स्टेटमेंट बोला कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन लिक्विड component in solution is equal to mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of pure liquid. Similarly PB भी हमारे पास ये आ गया, दोनों को ऐड किया तो PS प्लस जो PS आ गया, PS मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS। कई बुक में PT P टोटल लिखा होता है। सो PS किसके बराबर आ गया? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। इन दोनों को ऐड किया अगर हम यहाँ पे क्या करें कि अगर XB की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1 माइनस XA, तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PA नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट, मैथमेटिकली सॉल्व करके। एट द सेम टाइम अगर हम XA की जगह पे 1 माइनस XB करते हैं तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा PB नॉट माइनस PA नॉट XB और PA नॉट। मतलब ये इसी को ही मॉडिफाई करके लिखा है, बट कई बार MCQ में पूछा जाता है कि विच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो ये कुछ और दिया होगा जो गलत होगा, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ इफ YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज एंड YB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, तो YA किसके बराबर आ गया? PA अपॉन PS एंड YB इज इक्वल टू PB अपॉन PS। जैसे XA प्लस XB 1 होता है, इन द सेम वे YA प्लस YB भी 1 होगा हमारे पास। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा कि जो रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, मतलब जो रॉल्स लॉ है ये हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस है। तो अकॉर्डिंग टू ये था जी हमारे पास रॉल्स लॉ, हमने अभी अभी पढ़ा, और हेनरी लॉ हमने जो पहले पढ़ लिया है उसमें क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH इंटू XA। XA क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इन सॉल्यूशन, और KH था हेनरी कांस्टेंट। अगर हम इन दोनों में क्या करें कि PA नॉट और KH को इक्वल कर दें, इफ PA नॉट इज इक्वल टू KH देन रॉल्ट, तो दोनों लॉ सेम हो जाएंगे हमारे पास। दैट मीन्स कि रॉल्ट लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। डिफरेंस सिर्फ उनके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का है, हेनरी लॉ में वो KH है और रॉल्ट्स लॉ में जो है वो PA नॉट है। देन आगे करते हैं बात आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें कि दो सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्ट्स लॉ, उनको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हेप्टेन प्लस एन ऑक्टेन, इथेनॉल प्लस मीथेनॉल, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। अगर कभी आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना हो, एक शॉर्टकट ट्रिक भी हो सकती है कि दो लिक्विड आइडियल बनाएंगे कि नॉन आइडियल, तो अगर दोनों में सेम वर्ड आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या रहा है हेप्टेन ANE और ऑक्टेन, इसका मतलब वो आइडियल बनाएंगे। यहाँ पे क्या रहा है ओल, यहाँ पे भी ओल, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन, तो ये थोड़ा सा वर्ड आपने उसमें ढूंढना है। तो विच ओबे रॉल्स लॉ, एग्जांपल मैंने बता दिया। एट द सेम टाइम देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। A और B को मिक्स किया तो जो है उसमें कोई ना तो हीट ऐड हुई ना हीट रिलीज हुई। एट द सेम टाइम देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, यानी हमने A लिक्विड का 10 ml लिया, B का भी हमने 10 ml लिया, और मिक्स करने से पहले कितना था वॉल्यूम 20 ml, और मिक्स करने के बाद भी कितना रहेगा 20। अब आप बोलेंगे कि 20 ही तो रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ये मैथमेटिक्स हर जगह केमिस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं होता कि कई बार यहाँ पे जब 10 और 10 को मिक्स करते तो वॉल्यूम कम भी हो जाता है, 19 भी होता है, और कई बार वॉल्यूम 21 भी हो जाता है। तो वो हम आगे करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। पर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। हाँ, ये आपने ध्यान रखना है कि
डेल्टा जी मिक्सिंग यानी गिव्स फ्री एनर्जी ऑन मिक्सिंग, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एट द सेम टाइम एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम हमारे से पूछा जाए कि व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन, यानी जो सॉल्वेंट सॉल्यूट की इंटरेक्शन है इट इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ प्योर कंपोनेंट ए और बी। ठीक है। और अगर इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस लॉ ग्राफिकली, तो ग्राफिकली लॉ इसको देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन का। तो इसमें क्या है हमारे पास, अगर आप यहां देखें कि PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, क्योंकि PA0 और PV0 तो जो है हमारे पास कांस्टेंट है, या PS इज डायरेक्टली यहां पे x है, यहां पे XB है। तो हम ये भी बोलते हैं कि रॉल्स लॉ ये बोलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। हमने यहां पे क्या किया, दो तरह के जो है दो डायग्राम हमने इकट्ठे बनाए या दो तरह के सॉल्यूशन के लिए। सपोज ये ऐसा है जी, एक डायग्राम यहां पे है वेपर प्रेशर, इस तरफ वेपर प्रेशर, और XA की जो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहां पे ले लिया हमने, इस तरफ ले लिया मोल फ्रैक्शन। अगर हम इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। दैट मीन्स कि आप यहां से देख सकते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, जैसे से XA बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। दूसरा जो है, अगर हम एट द सेम टाइम यहां पे ग्राफ एक और बनाते हैं ऐसे, XB की मिनिमम वैल्यू 0 और XB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज फॉर PB, और जो मैंने ये दिखा दिया ये वाला, ये किसके लिए था, दिस वाज मेंट फॉर PA। और जो दोनों को हम मिक्स करने पे जो आएगा, यानी यहां से यहां तक, तो ये आ गया हमारे पास PS विच इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो इस तरीके से हमने जो है वो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने रॉल्स लॉ को, और आइडियल सॉल्यूशन को भी हम बोल सकते हैं। अब कई बार बच्चे बोलते हैं यहाँ पे क्लास में, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा है, क्यों क्या हम ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से बना दिया ऐसे, या ऐसे बनाने में क्या सिग्निफिकेंस है। तो छोटा सा पॉइंट ये है कि जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कंपोनेंट ज्यादा होता है। तो अगर सॉल्वेंट कंपोनेंट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ग्राफ हम, अगर आप बुक्स में देखोगे तो ज्यादातर हम प्रेफरेबली इसको दिखाते हैं। ऐसे का मतलब ये होगा कि दोनों कंपोनेंट जो इक्वल अमाउंट में है। तो ये जो थोड़ा सा स्लोपी वाला जो यहाँ पे लाइन है उसका मतलब ये है। तो दिस इज रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसी में हमने डिफाइन किया आगे आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, यहां पे अगर हमारे को ये बोला जाए कि रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसमें क्या फर्क होगा, सॉल्यूशन रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, जिसके वेपर्स नहीं बनते अपने आप, मतलब विच डू नॉट चेंज इन वेपर इटसेल्फ एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास हो गया सुक्रोज, हो गया हमारे पास ग्लूकोज, हो गया यूरिया, हो गया सोडियम क्लोराइड, हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि भाई जो PB है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके तो वेपर्स नहीं बन रहे या निग्लिजिबल बन रहे हैं, उसके नेग्लेक्ट कर देते हैं हमने उसके वेपर्स। तो देखो अभी हमने लिखा था PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो PB तो हमने कर दिया भाई नेग्लेक्ट, तो PS किसके बराबर आ जाएगा, PA, और वी कैन से कि PS इज इक्वल टू PA नॉट XA। मतलब रॉल्स लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड दैट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली, और it is equal to mole fraction of solvent multiplied by vapor pressure of pure solvent। तो ये हो गया जी रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब है जी हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल तो हमने पढ़ लिया कि जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, जो कि एक पॉजिटिव की तरफ डेविएट होता है, एक नेगेटिव की तरफ डेविएट होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो AB बॉन्ड आएगी, जो AB इंटरेक्शन, इट विल बी वीकर देन AA और BB। जबकि यहां पे क्या होगा कि जो AB इंटरेक्शन होगी इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन प्योर कंपोनेंट, AA और BB से स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो उस दूसरा क्या होगा यहां पे, क्योंकि बॉन्ड हमारे पास वीक होगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी फ्रॉम सॉल्यूशन इंक्रीज, मतलब वेपर बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जबकि इस केस में क्योंकि बॉन्ड हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, और यहां पे क्या हो गया हमारे पास, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो जितना हम रॉल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस केस में वेपर प्रेशर कम हो गया, इस केस में वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो अगर इसी बात को हमने इन टर्म्स ऑफ रॉल्स लॉ में लिखना है तो पी ए विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी विल बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, एंड पी एस विल बी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। इन द सेम वे पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, फोर्थ पॉइंट, and pb is less than pb not xb, or we can also write it as that ps will be less than pa plus pb, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फिफ्थ पॉइंट है कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इंक्रीजेस, मींस जब दोनों को मिक्स किया तो हीट एब्जॉर्ब हो गई, सो इन दिस केस द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। यहां पे क्या हो गया हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, सो इट इज एक्सोथर्मिक, और हम ये बोलते हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। यहां पे क्या हो गया कि जो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इंक्रीजेस, मतलब हमने 10 ml ए का लिया था, 10 ml बी का लिया था, तो एक्सपेक्ट तो हम 20 कर रहे थे, पर वॉल्यूम हो गया 21, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो वॉल्यूम मिक्स करने पर बढ़ गया, पर यहां पे क्या हो गया, वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग डिक्रीजेस, ठीक है। तो 10 लिया था तो एक्सपेक्ट 20 करे, पर हो गया 19। क्यों हुआ, क्योंकि बॉन्ड उसमें स्ट्रांग बन गई, वेपर प्रेशर कम हो गया सारा। एग्जांपल की बात करें तो इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। यहां पे अगर एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, फिनोल एंड एनिलीन। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें यहां पे कि जो इथेनॉल है, प्योर इथेनॉल है, उसके अंदर कौन सी बॉन्ड होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो एसीटोन है ये हमारे पास पोलर कंपाउंड होते हैं, तो उसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच की बात करें। तो जब हमने इसके अंदर एसीटोन को मिक्स कर दिया, मान लेते हैं हमने ये एसीटोन ऐड कर दिया यहां पे, तो जो नई बॉन्ड बनेगी ना, वो पुराने वाली बॉन्ड से क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। मींस जो ए बी बॉन्ड बनी, इट विल बी वीकर देन जो प्योर कंपोनेंट की बॉन्ड थी। उससे क्या हो गया, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई और वेपर प्रेशर बढ़ गया, और जो वेपर प्रेशर आया वो ज्यादा आ गया जितना हम रॉल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहां पे अगर हम देखें तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हमारे पास कैसे कंपाउंड थे, पोलर कंपाउंड है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, मतलब शुरू में इनके बीच में कौन सी बॉन्ड है, डायपोल डायपोल। अब हमने जब दोनों को मिक्स किया, दिस इज एसीटोन और ये है क्लोरोफॉर्म हमारे पास, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई। पहले कौन सी बॉन्ड थी, प्योर, जब इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट थे, इट वाज डायपोल डायपोल। नाउ अब कौन सी हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉल्स लॉ से। तो इसी तरह से जो ये बाकी एग्जांपल्स का भी हम वैसे ही एस्केपिंग टेंडेंसी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले को ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं, तो हम जो डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं वो करेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन को, और जो थिक लाइन से होगा वो होगा हमारे पास नॉन आइडियल। देख लेते हैं यहां पे, ये एक तरफ पॉजिटिव वाला बनाएंगे और एक तरफ नेगेटिव वाला बनाएंगे हम। इधर क्या है, वेपर प्रेशर, इधर भी क्या है, वेपर प्रेशर, और यहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन एक्स ए। तो जैसे अभी हमने पिछले केस में बनाया था, आइडियल के लिए हमारे पास ये होना चाहिए था, दिस इज द एक्सपेक्टेड ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और सेम यहां पे भी, दिस इज द एक्सपेक्टेड ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सेम वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, एक्स ए, और यहां पे एक्स बी 1 कर लेते हैं, और यहां पे क्या आ गया, एक्स बी की वैल्यू 0 और एक्स बी की वैल्यू आ गई 1। तो अब क्या हुआ, क्योंकि जो नई बॉन्ड बनी वो कैसे बनी, वीक, तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई और ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा।
ये हो गया जी हमारे पास फॉर सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां ग्राफ नीचे की तरफ झुक जाएगा, ये तो ये हो गया जी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब है इसी से ही रिलेटेड हमारे पास आगे एक टॉपिक, उसका नाम है और एजियोट्रोप। एजियोट्रोप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं इसको। तो these are those mixture means solution, these are those solution which have definite composition and behave like pure liquid, जो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है और एक ही टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट जो है वो बॉयल हो जाता है। तो जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों के जो है कंपोनेंट साथ साथ ही वेपर्स में चेंज होते रहेंगे। तो व्हाट इज एजियोट्रोप और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? दीज आर दोज सॉल्यूशन व्हिच हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन एंड बॉयल लाइक अ प्योर लिक्विड। ये दो तरह का होता है, एक होता है जी हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो होते हैं विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। अभी मैंने एग्जांपल लिखी दी है आपके सामने। दूसरा होता है हमारे पास और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, तो विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। तो इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे से पूछा जाए कि मिथेनॉल और वाटर जो है वो किस तरह का डेविएशन शो करेंगे, सॉरी किस टाइप का एजियोट्रोप बनाएंगे। तो हमारे को याद रखना है कि जो मिथेनॉल और वाटर या इथेनॉल और वाटर वो कैसे शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं तो उनका एजियोट्रोपिक मिक्सचर कैसा बनेगा, दे विल शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्योंकि हम ये वन शॉट में काम कर रहे हैं तो हम इसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं चीजों की। क्वेश्चन डिटेल में करने का समय नहीं है अभी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, which depend on number of moles of solute and independent of its nature। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है पर इंडिपेंडेंट है उसके नेचर से। नेचर हैज नथिंग टू डू किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का कुछ नहीं है। तो चार होती है हमारे पास जो टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है चार। कौन कौन सी? एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम क्या करने वाले, वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं, क्या होता है और इनका क्या है कि जितना भी जो यूजेस है, यूजेस क्या होता है, टू डिटरमिन या टू कैलकुलेट एमबी। एमबी का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने क्या करना है कि एक्सप्रेशन ड्रॉ करनी है जिससे हमारे पास जो है वो ये आ जाए। तो हम इसकी क्योंकि समराइज कर रहे हैं तो इनके हम एक्सप्रेशन पे आएंगे और बाकी रिजल्ट्स देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या नहीं कर सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं काम, जैसे हमने किया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ PA0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और आपको याद रखना है कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि कुछ जगह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऑक्यूपाई कर लेता है। तो जो PA0 माइनस PS दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज कि PA0 था 100 और जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो हो गया 80। तो जो 100 माइनस 80 दैट इज 20, उसको क्या बोलेंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
एंड पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम इसको डेरिवेशन से प्रूव करें तो दैट कम्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन आल्सो बी स्टेटेड दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आगे हमने क्या करना है, टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जी, पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। दिस इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कंसेंट्रेशन लेस देन एंड इक्वल टू 5% होती है। और अगर आपको ये बात याद ना रहे कि भाई डाइल्यूट है, कंसेंट्रेटेड है, तो हमने इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया है। तो इट इज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेदर दे आर डाइल्यूट और दे आर कंसेंट्रेटेड। देन दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं दैट इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट होता है बढ़ जाना, डेल्टा टीबी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इफ टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड एंड टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसको ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो डेल्टा टीबी आया, जो डिफरेंस आएगा दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट, और उसी को बोलेंगे हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेते हैं कि अगर प्योर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता है, तो जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो हो सकता है कि वो 102 डिग्री पे बॉयल करें। तो जो 2 डिग्री का जो टेम्परेचर राइज हो गया उसको क्या बोलेंगे हम, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन मोलैलिटी। और यहाँ पे जो केबी आया, केबी को इसका जो यूनिट है केल्विन पर मोलल या केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसको क्या बोलते हैं, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। दिस इज आल्सो कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एंड फॉर्मूला टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, हमने मोलैलिटी के एक्सप्रेशन पुट कर दी, डब्ल्यू बी ओवर एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। और जो डेल्टा टीबी है, क्योंकि टीबी माइनस टीबी नॉट है, तो जो डिफरेंस होता है आइदर आप इसको सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, इट इज सेम थिंग। एंड फॉर वाटर जो हमारे पास टीबी नॉट होता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15 केल्विन, तो इसकी वैल्यू नहीं दी होगी, ये हमारे को याद रखना होगा न्यूमेरिकल के लिए। देन केबी क्या आ गया हमारे पास, जो केबी होता है इसको कैसे निकाला जाता है, इट इज आर मल्टीप्लाइड बाय टीबी नॉट स्क्वायर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टीबी नॉट क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एम ए क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं। यहां पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डज प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम, कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। तो आपने एक बात याद रखनी कि इनसाइड प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, और जो एडिशनल हीट सप्लाई कर रहे हैं हम उससे खाना जल्दी पक जाता है। देन नेक्स्ट कम्स टू द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेस होता है दब जाना। सो लेट टीएफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसको फ्रीज होने के लिए और भी लो टेम्परेचर चाहिए होगा। तो जो डेल्टा TF आ गया वो आ गया TF नॉट माइनस TF। TF अगेन इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और जब इसको करते हैं तो KF आ जाएगा, इक्वल करते हैं जब, तो KF को बोलते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इन दोनों की यूनिट सेम है, केल्विन पर मोलल और केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहां पे भी सेम आ गया हमारे पास दोनों के। नाउ डेल्टा TF अगेन KF इंटू WB ओवर MB इंटू 1000 अपॉन W, अगेन मोलैलिटी का फॉर्मूला डाला हमने। डेल्टा TF भी डेल्टा TB की तरह डिफरेंस है, तो ये सेल्सियस में हो या केल्विन में हो सेम रहेगा। एंड फॉर वाटर TF नॉट 0 डिग्री होता है या 273.15, और जो KF है वो अगेन R इंटू TF नॉट स्क्वायर, यहाँ पे TB नॉट स्क्वायर था, यहाँ पे TF नॉट। TF नॉट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे TB नॉट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इंटू MA अगेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे क्या था, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन था। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई NaCl और कैल्शियम क्लोराइड इज यूज्ड टू क्लियर स्नो फ्रॉम द रोड। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो दैट डिप्रेसेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड आइस मेल्ट्स ऑफ
एंड इट डू नॉट इजीली रीसेटल या उसका री आइसिंग दोबारा से नहीं होती, इसलिए हम उसको रोड क्लियर करने के लिए लगाते हैं क्योंकि वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। फिर एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, हमने बेसिक जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें भी पढ़ा था हमने कि जो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, इट इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन एंड इट इज एडेड टू रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स बिकॉज इट डिप्रेसेस और लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड ड्यू टू दिस water do not freezes in radiator of vehicle if vehicle is in सब weather region। अगर गाड़ी हमारी ठंडी जगह में है तो वहां पे ये फ्रीज नहीं हो पाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे तीनों जो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूलेज लिखे हुए इन तीनों से अगर आप एक चीज कंक्लूड कर सको तो वो क्या है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये मॉलिक्यूलर वेट है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ गई जी, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओ यहाँ पे मैं जरा इसकी एक्सप्रेशन लिखना भूल गया तो यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं लिखी हुई सॉरी, ये वाली मैंने सोचा कि कहीं मैंने जल्दी में छोड़ तो नहीं दी। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, अगेन सेम चीज यहाँ पे दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास। तो कंक्लूजन तीनों से क्या निकला, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ना, तो कंक्लूजन ये निकला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये बात याद रखना हमने। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं एंड दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं और पाई से। तो जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं पे लिख देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज डिनोटेड बाय पाई एंड पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आर इज द गैस कांस्टेंट होता है, पर यहां पे हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन कांस्टेंट, और टी होता है टेम्परेचर। तो जो कंसेंट्रेशन होती है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आ गया, पाई इज इक्वल टू एन बी वी आर टी और पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी और आर टी अपॉन वी। ठीक है, तो आर की वैल्यू डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट के ऊपर। तो कुछ वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी होती है आर की वैल्यू, जो कि हम केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादातर यूज करते हैं। देन होता है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल एंड एट द सेम टाइम हमारे पास 82.1 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल भी होता है। 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल होता है। तो ये हो गया, और यहां पे भी हमारे पास जो है वो अगेन मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के ऑपोजिट आई हमारे पास, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे, वैसे तो बीच में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी है और न्यूमेरिकल्स तो है ही है। तो ये पूछा जाता है कि विच इज प्रेफर्ड टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड व्हाई। तो इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं। पहली बात कि इवन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई हैज एप्रिशिएबल हाई वैल्यू, पाई की बहुत ज्यादा वैल्यू आती है, और इसका मतलब कि जब हम एक्सपेरिमेंट इसको करते हैं तो एरर के चांसेस कम है। दूसरी बात कि इट कैन बी स्टडीड एट रूम टेम्परेचर, जैसे जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स खास करके पॉलीमर्स हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा, एंजाइम्स, तो वो क्या होते हैं, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इट कैन बी स्टडीड एट रूम टेम्परेचर, व्हेयरएज अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिक्वायर आइदर वेरी लो टेम्परेचर और वेरी हाई टेम्परेचर एट विच सर्टेन सॉल्यूट में डिकम्पोज। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर ही स्टडी होते हैं। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो हमने कवर कर ली है। अब हमारे पास क्या है कि एंड की तरफ मूव कर रहे हैं हम, और वो बात है जी कि जो मॉलिक्यूलर वेट ना दो टाइप का होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैसे? जो मॉलिक्यूलर मास ये दो टाइप का होता है। एक होता है ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड को हम MO से लिखते हैं, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। हमने एक्सपेरिमेंट किया, ऑस्मोटिक प्रेशर किया, सॉल्यूट लिया,
उसको नॉन वेट सॉल्वेंट में डाल दिया और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, सारा चीज, और जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था उसमें वैल्यू पुट कर दी। या किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो मॉलिक्यूलर मास निकलता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड, एमबी मतलब बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरा मास क्या होता है, एमसी, इसको बोलते हैं हम कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड मास क्या होता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मेरे को बोला जाए कि NaCl का कैलकुलेटेड मास कितना हो गया 58.5, इसका 23, इसका 35.5। तो ये दो तरह के मॉलिक्यूलर मास होते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो बहुत बार क्या होता है, इन मेनी केसेस द मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट कम्स टू द एक्चुअल और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। मतलब बहुत सारे केसेस में जो MO इज नॉट इक्वल टू MC, तो उस मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलेंगे हम, एबनॉर्मल। क्योंकि ये तो कैलकुलेटेड मास को हम नॉर्मल मास भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इन मेनी केसेस मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन्ड बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज comes to be different than the normal or calculated or actual value. Such molecular mass is known as abnormal molecular mass. अब ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है इसका, दो रीजन है। एक है एसोसिएशन। तो बहुत बार क्या होता है कि जो सॉल्यूट है, जैसे ये हो गया हमारे पास, हमने इसके 2 मोल्स लिए थे और इसको बेंजीन में डाला हमने, बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर, तो ये डायमर हो गया। डायमर का मतलब क्या हो गया कि ये एक ही बन गया। लिए तो इसके 2 मोल थे, इसका 1 मोल बन गया। ठीक है, इट एग्जिस्ट एज अ डायमर। और डायमर क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ये तो ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, कम। लिए तो हमने 2 थे, पर इसके जो पार्टिकल कितने हो गए, कम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिक्रीज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और मैंने अभी आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो हायर आ जाएगा देन MC, कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आ जाएगा, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आ जाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। अगर हम एसिटिक एसिड को ही ले रहे हैं फिर से, तो अगर हम इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया, याद रखना पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये इस तरह से हो रहा है। लिया तो इसका 1 मोल था, इसके टोटल 2 मोल्स बन गए। ठीक है, तो 1 मोल का जो है वो 2 मोल्स बन गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, इंक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। तो इन दैट केस जो मॉलिक्यूलर मास इज लेसर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कम आ जाएगा। तो इस फैक्टर को ठीक करने के लिए एक हमारे पास साइंटिस्ट था, उसका नाम था वैन टॉप। उसने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया कि बोलते जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले फॉर्मूले उसमें लगा दो, आंसर ठीक आ जाएगा, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे डिसोसिएशन हो, या सॉल्यूट जो है वो नॉर्मल बिहेव करता हो। तो ठीक है, तो उसको करते हैं जी। अब तो हमने देखा भी कि जब जो सॉल्यूट है वो एसोसिएट और डिसोसिएट होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल वैल्यू से डिफरेंट आता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए वैन टॉप ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया विच इज नोन एज वैन टॉप फैक्टर I। और ये क्या, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस कि ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, ग्लूकोज दिया। ग्लूकोज को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये सिंपली डिसॉल्व हो गया बट डिसोसिएट नहीं हुआ। तो पहले भी हमने इसके 1 मोल लिया था, बाद में भी इसका 1 मोल बना। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। और नॉर्मल वैल्यू कितनी ली थी 1, तो I की वैल्यू आ गई 1। दैट मीन्स कि I इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सॉल्यूट की कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुई। केस 2,
हमने बेंजोइक एसिड लिया, इसको हमने बेंजीन में डिसॉल्व किया, इसके 2 मोल्स लिए थे पर उसका एक बन गया और ये डायमर हो गया, डायमर हो गया ये। तो लिए तो हमने इसके 2 मोल थे, बन इसका एक गया। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई 1, नॉर्मल कितनी थी 2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। तो इन जनरल आई इज लेस देन 1 फॉर सॉल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं K2SO4, इसका हमने 1 मोल लिया था, जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसोसिएट होकर इसने 3 आयन प्रोड्यूस किए, मतलब 3 मोल प्रोड्यूस हो गए। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स, तो वो 1 लिया था, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई इस केस में हमारे पास। दैट मींस कि आई इज ग्रेटर देन 1 फॉर सॉल्यूशन, सॉरी यहां पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा कि I इज 1 फॉर आइडियल सॉल्यूशन, I इज लेस देन फॉर डिसोसिएशन, उल्टा हो गया था जरा, I इज लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन, जैसे ये वाला केस था, एंड I इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन। तो I की वैल्यू 1 से कम होगी अगर सॉल्यूट जो है एसोसिएट हुआ, और I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी अगर सॉल्यूट डिसोसिएट होगा, जैसे यहां पे I की वैल्यू 3 आ गई। तो जो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन आती है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये आती है PA0 माइनस PS, यहाँ पे I इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, सारी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो अभी हमने पढ़ा उन सब में हमने क्या किया कि I फैक्टर को कर दिया इंट्रोड्यूस, तो रिजल्ट ठीक आएगा। क्योंकि अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुई, मतलब सॉल्यूट आइडियल बिहेव किया, तो I की वैल्यू वैसे ही 1 होने वाली है, और अगर वो सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट हुआ तो उसके लिए हमारे पास I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर तो सॉल्यूट 100% डिसोसिएट हो गया, जैसे मान लेते हैं ये है K2SO4, तो I की वैल्यू हम सीधी 3 लेंगे। अगर 100% वो एसोसिएट हो गया, डायमर बन गया, तो I की वैल्यू हम अकॉर्डिंगली इस केस में जैसे हमने 1/2 ले ली। पर जरूरी तो नहीं है कि 100% डिसोसिएटिव हो, सकता है कि वो 90% एसोसिएट या डिसोसिएट हो, वो 80% हो। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमारे को देखना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर का क्या रिलेशन है, अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। I क्या होता है MC/MO, जो ऊपर हमने लिखा है टॉप में, और n-1, n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे इस केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने बने, 3 बने, उसी तरह से अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। तो n क्या है यहाँ पे, सॉरी दिस इज 1/n-1। अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड n इज द नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड। ये ध्यान देना आपने, जैसे बेंजोइक एसिड में 2 मोल एसोसिएट हुए, तो I की वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पे कितने लेंगे हम 2। तो डिसोसिएशन में n कितने बने डिसोसिएशन के बाद, और एसोसिएशन में क्या लेंगे कितने मोल एसोसिएटेड हुए। तो ये हमने थोड़ा सा शॉर्टकट जो है वो शॉर्टकट वे में इसकी समरी की है। डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स के जो लिंक होगा, आप वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। पर ये क्योंकि अभी हमने सिर्फ समराइज किया, डिटेल में समझने के लिए आपको इंडिविजुअल वीडियो देखनी पड़ेगी जो हर टॉपिक के ऊपर है। उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी डिटेल में किए हुए हैं सारे के सारे, और जो बीच में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो भी किए हुए। ये काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो ये जस्ट एक रिवीजन करने के लिए है पूरा शॉर्टकट वे में। बाकी तो डिटेल में हमारे को पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके हमारी मास्टरी बनेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू।